हमारे साथ द फ्रीडम के स्टूडियो में आज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं भगत सिंह पर बातचीत करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। भगत सिंह का नाम भी खूब लिया जा रहा है और राष्ट्रवाद का मतलब हो गया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कितना अधिक नफरत फैलाते हैं या दो धर्मों के बीच में आपस में कितना अधिक नफरत फैलाते हैं। जितना अधिक नफरत फैला सकते हैं उतना अधिक आप राष्ट्रवादी हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आपको क्या लगता है और किस रास्ते पर, भगत सिंह के हिसाब से क्या हम लोग वाकई में राष्ट्रवादी हो गए या सरकार राष्ट्रवाद के रास्ते पर है? देखिए, भगत सिंह की संकल्प जो है कि राष्ट्र जो है वो पूरा देश है, उसमें सभी जो रहने वाले हैं उसके हिस्सेदार हैं, उसका जो जल जंगल ज़मीन है वो भी उसका हिस्सा है। तो आप ये जो राष्ट्रवाद है ये नफ़रत पे बेस्ड है। भगत सिंह का जो मतलब एकता था वो प्यार पे था कि लोगों का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बराबरता आनी चाहिए। मतलब राष्ट्रवाद कई तरह का भी हो सकता है, मतलब कि उसको देश प्रेम कहते हैं हम जी। देश प्रेम और ये जो राष्ट्रवाद है इसका आपस में टकराव है, क्योंकि इसमें देश प्रेम नहीं है, ये पर्याय नहीं एक दूसरे के। हाँ, ये नफ़रत है। किसी न किसी को आप ये एक समुदाय को नफरत कर रहे हैं, किसी दूसरे को कर लें। ये दुनिया में भी ये हुआ है कि जब आप तभी वो भगत सिंह की जो समझ है कि भारत के अंदर की भी जो कंडीशंस हैं वो इस तरह की बनाई जाएंगी जिससे वो लूट जो है वो चलती रहे। तो इसलिए ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद नहीं है। इसको अगर जो राष्ट्र की परिभाषा ही है उसमें ही प्रॉब्लम है। और ये साजीद सिंह ने भी देश प्रेम कहा था उसे कि हमें प्रेम करना चाहिए, लोगों के दुख सुख में साझीवाल होना चाहिए। और जो अपने, और भगत सिंह ने तो आखिरी जो उनका आखिरी लेटर 3 दिन पहले फांसी से गवर्नर पंजाब को लिखा, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि ये जंग है जो उन्होंने, क्योंकि उनको जो सज़ा दी गई वो जंग छेड़ने के लिए थी, एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ये जंग क्या है, क्योंकि आपने मसला उठाया है तो हमें इसकी परिभाषा देनी चाहिए। वो कहते हैं ये जंग है कि जब तक लोगों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता उतनी देर तक लोग संघर्ष करेंगे। और जब कुदरती स्रोत लूटते जाएंगे, और वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुदरती स्रोत जो है वो अंग्रेज़ लूट रहे हैं या अंग्रेज़ और भारतीय मिलकर लूट रहे हैं या भारतीय लूट रहे हैं, तो इसलिए लोग उनको बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो आज राष्ट्रवाद के नाम पे बेचा जा रहा है, उसको बचाया नहीं जा रहा। तो ये राष्ट्रवाद बचाया नहीं, बेचा। हाँ, राष्ट्र परिभाषा ही बदल दी आपने कि जो कि अब वो खुद मानते हैं कि भी 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग तो उस राष्ट्र में नहीं है। दूसरी जो है कि इस पूरी नीति में एक चीज़ आप समझिए कि वो बड़े फ़ख्र से उनके लीडर कहते हैं कि जी हमने 9 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दे दिए। मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने, ये तो आपने गैस वाली कंपनी को 9 करोड़ गाहक दिए, कंज्यूमर दिए। अगर आप उन 9 करोड़ महिलाओं को 2000 रुपये कमाने के काबिल बनाते तो फिर मैं आपको सल्यूट करता, क्योंकि आप वो अपनी खुद का मेहनत से कमाएगा तो उसको वो अपने आप में विश्वास बनेगा। तो ये जो है राष्ट्रवाद के नाम पे नफ़रत फैलाना। और मैं समझता हूँ कि कबीर का भी वो कहना कि जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं सीखे वो ज़िंदगी में सबसे निकम्मा आदमी है। तो इसलिए जिस प्रेम ना हो और नफ़रत जो है उसको तो भारत में सभी संत ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये सब बुराइयां हैं। तो इसमें वो ऊपर से लम्हा राष्ट्रवाद का है, लेकिन असल में वो कारपोरेट और पूंजीवाद को एक हवा बना के दे रहे हैं ताकि उनकी लूट जो है उधर को ध्यान कम जाए। भगत सिंह का नाम बहुत अधिक लिया जाता है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भगत सिंह को नाम अधिक भगत सिंह का लिया जा रहा है, उन्हें जानने और समझने पढ़ने की कोशिश कम की जा रही है कि वो क्या थे। और इसमें खुद भगत सिंह एक आइडियल बन करके उभरते हैं। जितना वो पढ़ते थे, जिस तरह से पढ़ते थे, भगत सिंह को समझने के लिए
पढ़ना और भगत सिंह का खुद पढ़ने में रुचि होना, इस पर सर आप बताएं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो आपने प्रश्न उठाया है कि एक्चुअली हमें भगत सिंह के साथ संवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना हर मसले पे इतना कुछ लिख दिया है कि उनसे संवाद हो सकता है। मतलब एक तो उनका अपना पढ़ के उन्होंने पूरे इतिहास को, जैसे उन्होंने कहा कि हम बहुत निम्रता से ये कहना चाहते हैं कि हम इतिहास के बहुत गंभीर विद्यार्थी, इतिहास को सिर्फ पढ़ा ही नहीं समझा भी, इतिहास के उन नियमों को समझा जिससे मतलब इतिहास चलता है। इसीलिए वो ये देख सकते थे कि जिस तरह हम मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद पे हमला कर रहे हैं तो उसकी 15 साल की उम्र बची है, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो हिल गई और वो वाकई 46 में जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये, और उसमें जो पढ़ने का उनका ये था कि हम समझें कि हर दलील का जवाब दलील दें, क्योंकि अब जो सिस्टम की दलील हम नहीं समझेंगे तो आप चाहे इधर उधर जो मर्जी पढ़ते रहें तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब लोगों को, बच्चों को विद्या नहीं मिलेगी, महंगी मिलेगी। अब इन्होंने एक नया जो कर दिया है कि पहले तो 2 साल प्रेपरेटरी थे, यूजी केजी, तो उस वक़्त आदमी जो जिसके पास थोड़ा बहुत सरफा भी है वो उन बच्चों पे लगा लेता था स्कूल जाने। अब इन्होंने 5 साल का कर दिया है और 15 करोड़ हर साल बच्चे ऐड होंगे, और उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया कि उनको, आप बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है। वो आशा वर्कर्स जिनको इन्होंने गुलाम ही रखा हुआ है उनको तो मजदूरी भी पूरी नहीं देते और उनको मतलब कि ये बच्चे संभालेंगे। तो ये जो है, इसका मतलब है कि आप एक मार्केट बनाने में लगे हुए हैं, मंडी को स्थापित कर रहे हैं, ना कि जो आपकी सरकार की जिम्मेवारी है उसको निभाएं। इसीलिए मुझे वो हंसी आई कि जी हम कर्तव्य पथ बना रहे हैं और अपना कर्तव्य भूल के, मतलब कर्तव्य जो है वो लोगों का कर रहे हैं कि आपका कर्तव्य क्या है। लोगों का कर्तव्य आप तभी करने देंगे अगर उनको फंडामेंटल राइट्स देंगे। तो अगर आप उनको हक नहीं दे रहे, उनके अधिकार नहीं दे रहे, तो फिर वो ड्यूटी कैसे करेंगे। अब है कि अगर वो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, तो हम बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर के लिए तैयार नहीं होकर देंगे, लेकिन वो उनकी ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर बनाएं। हम कहते हैं हारमोनी हो, आप नफ़रत पे राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि जो आम सिटीज़न है वो हारमोनी करे, तो वो नीतियाँ जो हैं वो लोगों के कर्तव्य में बाधा आ रही हैं। अब जो सरकार का कर्तव्य है कि आप बराबरता पैदा करें, आप हर हाथ को काम दें, राइट टू वर्क जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। अच्छा। और राइट टू वर्क जो है वो आपका ह्यूमन राइट भी है। फासिज्म को ख़त्म करने के बाद यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट बना और उसमें यही था कि फासिज्म दोबारा ना आए तो हर व्यक्ति को कुछ हक दिए जाएं, अधिकार मिलें, जिसको ह्यूमन राइट कहते हैं, तब वो नहीं आएगा। उसमें राइट ऑफ एसोसिएशन है कि लोगों का आपस में मिल के मतलब यूनियन बनाने का हक जो है वो आप नहीं छीन सकते। उनको इतनी अच्छी आप नौकरी का प्रबंध करें कि वो एक स्वाभिमानी जो ज़िंदगी है, एक मतलब वो अपने परिवार की मतलब परवरिश कर सके। लेकिन वो अपनी ड्यूटियां छोड़ के लोगों की ड्यूटी कर रही हैं, जिसमें वो खुद बाधा बन रहे हैं कि आप विचार नहीं कर सकते, आप प्रगति नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये कंट्राडिक्टरी जो वर्ड है, इसमें भगत सिंह आपको ठीक सोचने के लिए प्रेरित करेगा। और जो उस वक़्त भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसमें उन्होंने नौजवानों के लिए 5 असूल बनाए कि नौजवान, क्योंकि समाज बाद में आता है, नौजवान क्रियाशील होते हैं, और उन्होंने कहा कि नौजवान जो हैं वो अपने दिमाग से धार्मिक जुनून जो है उससे मुक्ति पाएंगे, जात पात से मुक्ति पाएंगे, और जो लिंगिक भेद है लड़के लड़की वाला उसको ख़त्म करेंगे और उत्साहित करेंगे कि लड़कियां भी मतलब उसमें इक्वल पार्टिसिपेट हो। जैसे दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कॉमन लड़की को इनकलाबी बनाने में कैसे उन्होंने किया। या शहीद महावीर सिंह अपने पिता को लिखते हैं कि घर में जो 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं उनको भी कोई अच्छा साहित्य दीजिए, मतलब सोचने के, और उनको प्रोत्साहित करिए कि वो भी सामाजिक कार्य में हिस्सा लें। तो ये एक, और 5वीं बात उन्होंने कही कि नौजवानों को अपने आप को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि जो हो रहा है उसका कारण ढूंढें,
क्योंकि अगर कारण नहीं ढूंढेंगे तो फिर हम मतलब उसका हल नहीं कर सकते। अगर आपकी सेहत ख़राब है और आपका कारण नहीं पता तो आप उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह समाज में है। और पांचवी बात उन्होंने कही कि जो नाबराबरी है वो तभी ख़त्म होगी अगर बराबरी आएगी। तो उसका वैज्ञानिक आधार जो है वो समाजवाद है, लेकिन बराबरी के भाईचारे के बगैर बराबरी नहीं आती। तो इसलिए जो पहले उनके प्रिंसिपल्स हैं वो भाईचारा पैदा करने के लिए हैं। भाईचारा होगा तो बराबरी होगी, नहीं तो वो ना बराबरी रहेगी। मतलब चंद लोगों में आपस में बराबरी हो सकती है लेकिन समाज में बराबरी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि भगत सिंह की बहुत क्लैरिटी है और इसीलिए लोग उन्हें प्यार करते हैं। जैसे मैं भी, मेरे भी मन में ये प्रश्न था कि मुझे गलतफहमी तो नहीं हो रही कि भगत सिंह मेरा मामा है तो बड़ा लगता है। तो मैंने ये सवाल नलिनीश्वर गुहा जो अरबिंदो के साथी थे, मतलब पर लिखा हुआ, हाँ उन्होंने नहीं उसमें वो मुडले मतलब अनुशीलन समिति बनाने वाले थे और लिखा भी उन्होंने। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई मिर्ज़ापुर में। तो मैंने उनसे पूछा कि भी अगर इंटेलेक्चुअल्स की बात हो तो बंगाल ने बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं, अगर कुर्बानी की बात हो तो बंगाल ने कहीं ज़्यादा कुर्बान पैदा किए। तो वो भी क्योंकि भगत सिंह का बुत का उद्घाटन करने के लिए मिर्ज़ापुर आए थे। तो मैं कहा दादा आप भी आए हैं तो भगत सिंह की क्या खासियत है जो आपको यहाँ लेके आई? वो कहते देखिए जब हमने इस सदी के शुरू में किया था तो एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में, हमें वो फ्रस्ट्रेशन तोड़नी थी। तो इसलिए खुदीराम बोस और वो नौजवान आए जिन्होंने वो जो निराशा थी उसको तोड़ा, लोगों में वो डर फिर दूर किया। लेकिन जब भगत सिंह आए तो उसकी मोटिवेटिंग फोर्स लोगों के प्रति स्नेह था, तो वो स्नेह हम वापस दे रहे हैं। तो ये कुछ समझाएगा भी नहीं, तब भी लोग ये समझते हैं कि वो हमारे लिए था। मतलब वो कहीं आपको उनके शब्दों में कहीं भी फ्रस्ट्रेशन वाले वर्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम कोई गाल निकालते हैं या मतलब ऐसा बात करते हैं तो वो हमारी फ्रस्ट्रेशन की मतलब उक्ति होती है, लेकिन उसमें आपको कभी वो दलील मिलेगी कभी, मतलब वो कहीं पर भी शब्द नहीं है। तो ये जो लब्बत थी मेरे लिए कि वाकई कि भगत सिंह जो हैं उन्होंने प्रेम का एक ह्यूमनिज़्म के लिए, इंसानियत के लिए उसका एक नया मतलब दिशा भी हमें दी है कि हमें उत्साहित होना चाहिए प्रेम से अपने लोगों के दुख सुख में मतलब साझीवाल होके। तो वो जब हम करेंगे, और उन्होंने मतलब ये कहा था, और ये कि भी उनका जो नौजवान भारत सभा का उन्होंने 3S उसका संदेश बनाया कि सर्विस, सफरिंग, सेक्रीफाइस, कि आप लोगों के साथ जुड़ के उनकी मदद करें और फिर उसमें अगर आपको सफ़र भी करना पड़ता है तो थोड़ी मुश्किलें झेलिए, और वही आपको कुर्बानी मतलब कि आप भगत सिंह भी कहते हैं कि कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब साधु हो जाएं। वो कहते हैं आप अपने जो है वो तो रहेंगी, लेकिन वक़्त आने पे वो आपकी बंदिश नहीं बननी चाहिए। आप अपनी ख्वाहिशें जो हैं उनको छोड़ देंगे तो वो मतलब हो जाएंगी। भगत सिंह के नाम को लेकर के अब बहुत सारी असमंजस की स्थिति है और सब अपने अपने हिसाब से भगत सिंह को डिफाइन करने में लगे हैं। आरएसएस को लगता है या भाजपा को लगता है कि भगत सिंह उनके अनुसार थे, इन संगठनों के मुताबिक थे। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो समझती हैं कि नहीं, भगत सिंह कम्युनिस्ट थे और उनके हिसाब से थे। बाकी लोग भी अपने अपने हिसाब से समझते हैं कि भगत सिंह नहीं, इस तरह से थे। और भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है, युवाओं को भी भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं भगत सिंह यही थे, और सब संगठन अपने अपने हिसाब से भगत सिंह को डिफाइन करते हैं। आपको क्या लगता है कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस दोनों की स्थापना भारत में होती है, और वही वो दौर है कि जब भगत सिंह सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जब जिस समय से वो जी नौजवान भारत सभा बनाते हैं। तो मतलब ये लगभग वो समय है जब अपना सक्रिय जीवन शुरू करते हैं। तो वैचारिक रूप से या वैचारिक रूप से हट करके उनके जीवन को भी देखा जाए तो वो अपने जीवन में या वैचारिक दोनों ही इसमें जोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है किसके भगत सिंह हैं? आरएसएस के भगत सिंह हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी के भगत सिंह हैं, या कांग्रेस के भगत सिंह हैं, या बाकी जितने दूसरे संगठन के लोग दावा करते हैं, गैर राजनीतिक संगठन भी जिसमें हैं, उनके भगत सिंह हैं? जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियां। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए।
अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।